हाँ तो मित्रों, आज के वीडियो का मुद्दा है यूपीएससी के एथिक्स पेपर की सारी केस स्टडीज पीवाईक्यूज हम आईएएस अशोक खेमका सर के साथ सॉल्व करेंगे। पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 2013 में यूपीएससी मेंस का सिलेबस बदलती है तो जीएस पेपर 4 हो जाता है एथिक्स। इसमें करीब 130 मार्क की थियोरी पूछते हैं, 120 मार्क की केस स्टडी पूछी जाती है, कुल मिलाकर 250 मार्क का ये पेपर होता है। तो 2013 से लेके 25 जो लास्ट मेंस एग्जाम हुई थी तब तक के सारे एथिक्स केस स्टडीज हमने रिनाउंड आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका सर के साथ डिस्कस किए और उन्होंने जो जो की पॉइंट्स बनाए उस हिसाब से हमने एक पीडीएफ फाइल भी रेडी की है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर ये वाला क्यूआर कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। चलिए एक सैंपल से मैं आपको इस वीडियो का वर्कफ्लो बताता हूँ। आपका बॉस अपनी बीवी को मार रहा है, आप उसके घर पे कुछ फाइल लेके गए थे और आपने इस चीज को विटनेस किया, तो आप पति पत्नी के इस निजी मामले में दखल देंगे कि नहीं? देखिए, आज के समाज में हिंसा किसी भी पैमाने में जायज़ नहीं है और पति पत्नी के संबंध में तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर मेरी दृष्टि में अगर मेरा बॉस भी अगर अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा है तो उसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत है। तो सामान्यतः हस्तक्षेप भी करने से जो आक्रमणकारी है उसका आक्रमण थोड़ा कम हो जाता है। तो हस्तक्षेप की तो निश्चित रूप से ज़रूरी है। इस अगर अगर हिंसा हो रही है तो रिश्ते में, और वाद विवाद हो रहा है तो उसमें शायद जो है मैं हस्तक्षेप ना करूं जब तक कि कोई बहुत ही सीरियस मामला ना हो। लेकिन अगर मारपीट हो रही है तो ज़रूर हो। हाँ तो बॉस के डोमेस्टिक वायलेंस के इस केस स्टडी में खेमका सर का आंसर और की फ्रेमवर्क क्या था कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है लेकिन हिंसा नहीं हो रही है तो हमें दूर रहना चाहिए, ये उनका निजी मामला है। लेकिन वायलेंस हो रहा है तो वो कभी भी न्यायोचित नहीं है, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, तब तो दखल देनी चाहिए। और केवल आप दखल मात्र देते हैं कि सर रुक जाइए मत करिए ऐसा, तब भी जो अग्रेसर है वो थोड़ा सहम जाता है और सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाती है। तो ये पहली केस स्टडी का की फ्रेमवर्क हुआ। ऑफकोर्स इसके आगे पीछे आपको और भी चीज़ें लिखनी है, लेकिन इसी प्रकार बाकी भी सभी केस स्टडीज जो 2013 से 25 में पूछी गई माइनस आईपीएस वाली, क्योंकि पुलिस वाली केस स्टडीज में मेरी इच्छा है कि एक आईपीएस अधिकारी के साथ उसे सॉल्व किया जाए, तो वो भी इसी चैनल पर हम आगे बनाएंगे। तो इस मटेरियल को डाउनलोड करिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और यदि आप केवल यूपीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अन अकेडमी का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसमें ना सिर्फ टीचर्स के लाइव क्लासेस होंगे बल्कि टॉपर्स भी, यूपीएससी टॉपर्स भी आपके लाइव आंसर राइटिंग सेशंस लेंगे। और इसमें जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, आप पेपर के जवाब लिखते हैं विद इन 48 आवर्स, 48 घंटों में आपको उसका जवाब चेक होकर फीडबैक मिल जाए, ऐसा हमने इस बार वर्कफ्लो बनाया है। तो यूजिंग डिस्काउंट कोड mronal.org इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं केवल 9999 में। हालांकि जो ऑलरेडी अन अकेडमी के पेड लर्नर्स हैं उनको ये अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने सब्सक्रिप्शन के साथ ही अपने प्लस एक्ट होता है। तो एक थंब रूल है, जो आसान रूल है वो अनएथिकल है, सुविधावादी हो सकता है। हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस और एट होम इज अ वेरी सीरियस इशू महिलाओं के लिए। तो ये तो बिल्कुल इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे प्रॉफिट ला रहा है या नहीं ला रहा है उससे कोई मतलब नहीं। किसी की डिग्निटी का और महिलाओं की डिग्निटी का कंपनी के प्रॉफिट से विनिमय नहीं हो सकता। तो झूठी शिकायत करने वाले को भी कम से कम उतनी ही पनिशमेंट होनी चाहिए अगर उसकी शिकायत झूठी साबित होती है। रात के 9:30 बजे फाइल वर्क की कोई जरूरत नहीं। तो 9 से 5 अगर कार्य किया जाए तो वो पर्याप्त होता है। 8 घंटा कार्य दिन में पर्याप्त है। कोई रियल इमरजेंट केस आ गया तब तो बॉस का 9:30 बजे महिला कर्मचारी को तंग करना या काम के लिए फोन करना या बताना जायज़ है। लेकिन वर्क के लिए तो वो तो अगली सुबह हो सकता है। कह सकते हैं कि आप 9 बजे की जगह 8:30 बजे थोड़ा जल्दी आ जाओ ऑफिस। लेकिन 9 से 5 पर्याप्त होना चाहिए किसी भी ऑफिस में। अगर 5 के बाद अगर किसी कर्मचारी को रोका जाता है तो मैं मानता हूँ कि ये बॉस की अपनी टाइम मैनेजमेंट की कमी है। देखिए, आज के समाज में हिंसा किसी भी पैमाने में जायज़ नहीं है और पति पत्नी के संबंध में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी दृष्टि में अगर मेरा बॉस भी अगर अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा है
तो उसमें हस्तक्षेप की जरूरत है। विसल ब्लोइंग का मतलब है कि लॉयल्टी टू द कंपनी एज कंपेयर टू द लार्जर लॉयल्टी टू द नेशन या फिर पब्लिक इंटरेस्ट। तो विसल ब्लोइंग एक बहुत ही कठिन जॉब है। ये तो भ्रष्ट कार्य है, इसको हम स्टॉक ट्रेडिंग में इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग का कार्य है, ये तो बिल्कुल भी भ्रष्ट कार्य है और ये भ्रष्टाचार अधिनियम में आता है। ऐसा कार्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, ये अनएथिकल एक्ट है। देखिए मेडिसिन का एक सीधा सा सिद्धांत है, इसमें भी बड़ा क्लियर आंसर है, सच्ची गवाही इज एथिकल एक्ट और सच्ची गवाही नहीं देना इज करप्ट एक्ट। यहाँ तो एथिकल और करप्शन के बारे में बिल्कुल सीधी और क्लियर रेखा है कि अगर आपने सच्ची गवाही दी तो वो एथिकल है, उसमें आपका नुकसान हो सकता है, और अगर आपने सच्ची गवाही नहीं दी, झूठी गवाही दी, का फायदा हो सकता है, वो करप्ट है। नमस्कार मित्रों, यूपीएससी एथिक्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका साहब से अलग अलग थीम्स पर जो यूपीएससी ने एथिक्स के केस स्टडीज पूछे थे उस पर उनकी राय लेंगे। वैसे सर को परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कार्यक्रम के शिष्टाचार के लिए बस 2 लाइन में मैं बताना चाहूंगा। अशोक खेमका साहब, आप 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, हरियाणा कैडर से, और आपने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की है। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मृणाल जी, धन्यवाद प्रतीक जी। थैंक यू सर। मित्रों, ये जो केस स्टडीज पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में, कोई एक किताब या कोई एक सोर्सेज से इसका जवाब बनाना मुश्किल। चैट जीपीटी जैसे एआई भी हमें सही उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि ये भारतीय प्रशासन के उपलक्ष्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक रियल लाइफ पर्सन जिन्होंने पूरे इतने दशकों तक आईएएस सर्विस की है, वो हमें सही उसके उत्तर बता पाएंगे। सर, ये जो प्रश्न है कुल मिलाकर 8-9 थीम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला, इट डील्स विद ऑफिस एंड वर्क कल्चर। अब इसमें कुछ ऐसे सवाल जो हमने कभी कल्पना ही नहीं की पूछे गए। जैसे एक ये है, मैं सीधे ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, और सर पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, कि एक महिला कर्मी है, उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनका बॉस उनको रात को 9 साढ़े 9 बजे ये फाइल खत्म कर दीजिए वगैरह व्हाट्सएप मैसेज करता है, जिसके चलते वो परेशान है। तो इस पर कैसे, जो ये महिला परेशान है, उन्होंने क्या करना चाहिए? दिस वाज आस्क्ड इन 2023। देखिए, रात के 9:30 बजे फाइल वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 9 से 5 अगर कार्य कार्य किया जाए तो वो पर्याप्त होता है। 8 घंटा कार्य दिन में पर्याप्त है। कोई रियल इमरजेंट केस आ गया तब तो बॉस का 9:30 बजे महिला कर्मचारी को तंग करना या उसको काम के लिए फ़ोन करना या बताना जायज़ है। लेकिन फाइल वर्क के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो अगली सुबह हो सकता है। कह सकते हैं कि आप 9 बजे की जगह 8:30 बजे थोड़ा जल्दी आ जाओ ऑफ़िस में। लेकिन 9 से 5 पर्याप्त होना चाहिए किसी भी ऑफ़िस में। अगर 5 के बाद अगर किसी कर्मचारी को रोका जाता है तो मैं मानता हूँ कि ये बॉस की अपनी टाइम मैनेजमेंट की कमी दर्शाता है। और सर, इसमें ये जो महिला कर्मचारी है, यूजुअली ये होता है बड़े साहब बोल रहे हैं और हम कुछ कहेंगे, हमारे करियर पर असर होगा, एसीआर खराब होगी, वो सब सोचते हुए क्या अप्रोच होना चाहिए? कर्मचारी की बात कर रहे हैं? क्या शिकायत करनी चाहिए या देखिए, नौकरी निलंबित उसका क्या? तो कोई फ़ॉर्मूला तो नहीं है कि उस फ़ॉर्मूला को बता दिया जाए कि हाउ टू हैंडल अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बिहेवियर का स्थिति पर निर्भर करती है। उसको कैसे डील किया जाए बॉस को कि 9:30 बजे तो महिला अपनी परेशानी बता सकती है, और अगर फिर भी बॉस नहीं माने तो वो मौके के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे। लेकिन बॉस का 9:30 बजे महिला कर्मचारी को फाइल वर्क के लिए तंग करना बिल्कुल भी मतलब कि नॉर्मल बात नहीं है, और ऐसी कोई फाइल वर्क में इमरजेंसी नहीं होती जो कि अगली सुबह तक वेट नहीं किया जा सकता। सर, इसके बाद की 2 केस स्टडी सिमिलर थीम पर है, बुली बॉस, कि जहाँ पर जो बॉस है वो मीटिंग में मतलब धमका देता है, अपमानित करता है, ये छोटी-छोटी गलतियों पर। उसके चलते ये जो भी नीचे कर्मचारी है, आर्किटेक्ट, वो थोड़ा इनसिक्योर और अपना कॉन्फिडेंस भी खो चुका है। उसे क्या करना चाहिए? देखिए, कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहिए। बॉस हर प्रकार के होते हैं, कोई आक्रामक होते हैं, कोई समझदारी से काम लेते हैं, कोई पेशेंट होता है, कोई मैच्योर होता है। तो एक समझदार कर्मचारी को, सबॉर्डिनेट को भी अपने बॉस को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए।
तो अब ऐसा है कि एक उक्ति है कि किसी साधु पर किसी ने थूक दिया, तो साधु ने उसको पोंछ दिया। तो उसके शिष्य ने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आया? बोले कि उसके थूकना ये दर्शाता है कि वो कुछ मुझे कहना चाहता है, तो मैं उसको सुनूँगा। और उसने थूको, बोले कि इससे मुझे कोई परेशानी, मतलब मुझे इफ़ेक्ट नहीं करता, उसने थूका, उसको कुछ कहना है मुझे। तो बॉस अगर इस प्रकार का आचरण कर रहा है जहाँ पे क्रोधित हो, या अगर जानबूझ करके अपमानित कर रहा है, उसका मनोबल गिरा रहा है, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। बस एक कान से सुना, चिकने घड़े के जैसे दूसरे कान से निकाल दिया। यस सर। इसके बाद सर मी टू के साथ जुड़े प्राइवेट सेक्टर के 2 केस स्टडी हैं। एक जहाँ पर विक्टिम एक फीमेल है, दूसरा ऐसा है कि जहाँ पर जो मतलब मैं एक-एक करके ले लूँ। कुल मिलाकर बात ये है कि एक मेल डायरेक्टर है, वो सेल्स बहुत अच्छा कर रहा है उस प्राइवेट कंपनी में। उसके खिलाफ एक महिला कर्मी ने इस्तीफ़ा दे दिया। पूछा गया क्यों? तो ये छेड़खानी कर रहा है और इट इज़ अनबियरेबल फॉर मी। अब मुझे लगता है कि इनको तो अब नौकरी से निकालेंगे नहीं क्योंकि अच्छा सेल ला रहे हैं, तो मैं ही जा रहे हैं। तो आप मतलब उस कंपनी के बॉस के रूप में इसे कैसे हैंडल करें? देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस और एट होम इज़ अ वेरी सीरियस इश्यू महिलाओं के लिए। तो ये तो बिल्कुल इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे प्रॉफ़िट ला रहा है या नहीं ला रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। किसी की डिग्निटी का और महिलाओं की डिग्निटी का कंपनी के प्रॉफ़िट से विनिमय नहीं हो सकता। तो महिला की डिग्निटी, जो कंपनी या जो वर्क प्लेस अपनी महिलाओं की डिग्निटी का आदर नहीं कर पाया, तो वो उसको रहने का कोई अस्तित्व का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। तो 100% जो है, जो ये सेक्सुअली उत्पीड़न कर रहा है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। सर इसके बाद ये 2014 की केस स्टडी है। इसमें पूछा गया है कि आप एक ईमानदार अफ़सर हैं, नए ऑफ़िस में आपका तबादला हुआ है, लेकिन वहाँ पर कुछ कामचोर कर्मचारी थे, आपने थोड़ा टाइट एक्शन लिया, उनको टाइट किया। तो उनमें से एक महिला कर्मी ने आपके खिलाफ जातीय शोषण की फर्जी शिकायत कर दी है महिला आयोग में। अब आप क्या करें? देखिए, सर्विस में, वर्क प्लेस में झूठी शिकायतें भी होती हैं। अब झूठी शिकायतों के लिए उसकी एक प्रक्रिया, थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए और हमेशा आशावादी रहना चाहिए कि अंततः सत्य की जीत होगी। तो जिसने झूठी शिकायत की है, उसको साक्ष्य लाना पड़ेगा, प्रमाण करना पड़ेगा अपनी शिकायत की पुष्टि करने के लिए। और हमारे सिस्टम में थोड़ी-सी कमी है, जो कि सिस्टम में सुधार या कानून में बदलाव होना चाहिए कि झूठी शिकायत करने पर दंड उतना ही हो, जो कि अगर उसकी शिकायत सच हो, जो दोषी को सज़ा मिले, तो झूठी शिकायत करने वाले को उतना ही सज़ा मिले। क्योंकि वो किसी दूसरे की उसको कितनी मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, वो उसका कोई अंदेशा नहीं है। अगर आप किसी की झूठी शिकायत करो कि इसने उत्पीड़न किया, जबकि वो नितांत झूठी है, तो दैट पर्सन जिसको आपने एक्यूज़ किया इज़ एट द रिस्क ऑफ फेसिंग पनिशमेंट। तो झूठी शिकायत करने वाले को भी कम से कम उतनी ही पनिशमेंट होनी चाहिए, अगर उसकी शिकायत झूठी साबित होती है तो। यस सर। पर सर नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब मतलब कंप्लेन होती है उसके बाद जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा चला जाता है। तो उस टाइम पे मतलब कितने भी हम लोग ये सोचे कि पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, बट एट टाइम्स यू फील डीमोटिवेटेड, देखिए, डिमोरलाइज्ड। एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो जी सर। प्रक्रिया, वो कहते हैं कि हमारे देश में अंततः सज़ा किसी को नहीं होती, लेकिन प्रक्रिया से निर्दोष भी पिसता है घुन के जैसे। जैसे कि गेहूँ। दोषी को तो चलो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अंत में वो, जब उसको सज़ा नहीं होती, प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है कि साक्ष्य गायब हो जाते हैं। तो उस पर प्रमाणित नहीं होता, लेकिन जो निर्दोष है, वो पिस जाता है इस प्रक्रिया की वजह से। तो इसमें मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो भी प्रक्रिया हो, वो त्वरित होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, कारगर होनी चाहिए और त्वरित। त्वरित का मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि दूसरी है कि जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बरीड। तो मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन डिले नहीं होना चाहिए प्रक्रिया में। यस। सर इसके बाद का एक प्रश्न है 2022 में अरावली हिल में गैर कानूनी खनन हो रहा है। आप एक पत्रकार हैं जिनका नाम भी अशोक है केस स्टडी में। उन्होंने इस पर न्यूज़ रिपोर्ट लिखी, लेकिन वो टीवी चैनल के जो मालिक हैं उनका उन खनन माफियाओं से साँठ-गाँठ है। मालिक ने ये कहा कि ये तुम खबर दबा दो, आप जो पत्रकार अशोक जी हैं,
और उसके बदले आपको 10 लाख रुपए भी मिलेंगे और कंपनी में टीवी चैनल में प्रमोशन भी हो जाएगा, तो आप क्या करें 2022 का? देखिए, ये तो सीधा घूस देने वाली बात है। इसमें तो दो राय नहीं होनी चाहिए कि पत्रकार को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। जो रिपोर्टिंग है, पब्लिक इंटरेस्ट सर्वोपरि है, और पत्रकार किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता, वो सिर्फ पब्लिक हितार्थ काम करता है। वो जो चीज़ें दिख रही हैं उसको पब्लिक तक लाने की रिपोर्टिंग का काम है। अगर पत्रकार किसी लालच में या किसी भय में रिपोर्टिंग नहीं करता तो वो अपने पद से जो है वो विमुख हो रहा है, और ये भ्रष्ट आचरण है। तो शायद भले ही भ्रष्टाचार अधिनियम में उसका ये कृत्य नहीं आता हो, लेकिन उससे बुरा भी नहीं, उससे अच्छा नहीं है। उससे ज़्यादा बुरा है कि वो घूस लेकर के जो असली जो बातें हैं वो पब्लिक तक नहीं ला रहा है। यस सर। इसके बाद का प्रश्न है सर व्हिसल ब्लोइंग के बारे में। आप एक केमिकल फैक्ट्री में आपकी नई-नई नौकरी लगी है, अच्छी तनख्वाह मिली है। एक दिन आपको पता चला कि ये कंपनी दूषित केमिकल नदी में बिना ट्रीटमेंट के छोड़ रही है। उसके चलते कुछ गाँव वाले बीमार भी हो रहे हैं। आपको ये डर है कि अगर आप ये चीज़ अधिकारियों को बताएँगे या आवाज़ उठाएँगे कहीं पर, तो आपकी नौकरी जा सकती है, लेकिन ये चीज़ आपकी अंतरात्मा को काट भी रही है। क्या करें? ये व्हिसल ब्लोइंग का मतलब है कि लॉयल्टी टू द कंपनी एज कंपेयर टू द लार्जर लॉयल्टी टू द नेशन या फिर पब्लिक इंटरेस्ट। सर। तो व्हिसल ब्लोइंग एक बहुत ही कठिन जॉब है, क्योंकि वो अपनी कंपनी जो उसकी रोजी रोटी देखती है उसके खिलाफ काम करते हुए ऊंचे मोटिव यानी पब्लिक इंटरेस्ट की ओर देखता है। तो दिस इज़ अ टफ जॉब, ये कठिन कार्य है, लेकिन उसका परम धर्म यही है कि वो पब्लिक के नोटिस में जो कंपनी का जो प्रदूषण फैलाने का जो दुराचरण है वो नोटिस में लाए इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसका कानून भी बनना चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि कंपनी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि उसने जो है पब्लिक के हित में कंपनी के प्रदूषण करने की जो क्रियाएं हैं उसको उजागर की। कॉल ऑफ कॉन्शियंस जिसे हम लोग कहते हैं, तो नॉर्मली इन सब केसेस के अंदर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज में उसमें भी एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता रहता है। तो ये केस तो है कि ये तो प्राइवेट सेक्टर था, उसको हमेशा से ये डर रहता है हायर एंड फायर का। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के अंदर शायद हो सकता है कि उसको पता है कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी या इंक्वायरी बैठेगी एंड देन आई विल कम आउट थ्रू। तो इफेक्टिवली तो उसके लिए ये तफावत को कैसे डील करोगे? देखिए, पब्लिक सेक्टर कर्मचारी का रोल संविधान के अनुसार हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना होता है। तो जब वो पब्लिक इंटरेस्ट से विमुख होता है तो वो प्राइवेट इंटरेस्ट को केटर करता है। प्राइवेट इंटरेस्ट यहाँ पर हो सकता है कि उसका बॉस हो या फिर पॉलिटिकल क्लास हो या जो भी हो। तो वहाँ पर तो वो सीधा-सीधा जो है जिसको आप व्हिसल ब्लोइंग करते हो वो व्हिसल ब्लोइंग नहीं, उसकी ड्यूटी है। पब्लिक सेक्टर में उसकी ड्यूटी है, बट प्राइवेट सेक्टर में वो व्हिसल ब्लोइंग है, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट का भेद होता है, और वहाँ पर उसको प्राइवेट इंटरेस्ट एंगेज करता है। और यहाँ पर तो पब्लिक सर्वेंट में तो आपको राजकोष से पेमेंट होता है। तो पब्लिक इज पेइंग यू, यू आर द सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। आप पब्लिक सर्वेंट है, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट की कभी भी इतनी नहीं, मतलब बलि नहीं चढ़ा सकते प्राइवेट इंटरेस्ट। वो तो आप करप्ट एक्ट कर रहे हैं। बट व्हिसल ब्लोइंग प्राइवेट सेक्टर में ओनली प्राइवेट सेक्टर में, मतलब कि दिस इज वैलिड व्हिसल ब्लोइंग की संज्ञा प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि वहां पर द डिफरेंस इज लॉयल्टी बिटवीन दी कंपनी एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। यस सर। सर इसके बाद की कुछ केस स्टडीज आरटीआई एक्ट से जुड़ी है। पहला 2017 में पूछा गया कि कुछ एक्टिविस्ट आरटीआई का दुरुपयोग करते हैं ताकि गड़े मुर्दे उखाड़ के अधिकारियों से एक्सटॉर्शन का पैसा मांग सके। कई बार आरटीआई करने वाले एक कठपुतली होता है और उसके पीछे कुछ भूमाफियाओं का या नेताओं का होता है जो कुछ काम निकलवाना चाहते हैं, और ऐसी फर्जी अर्जियों के चलते सरकारी प्रशासन रुका रहता है। तो आप क्या सुझाव देंगे कि जेन्युइन और नॉन जेन्युइन एप्लीकेशंस को अलग किया जा सके? ये प्रश्न बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रक्रिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 संविधान के अनुच्छेद में निहित है, और ये एक मौलिक अधिकार भी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
तो अगर जितने भी फंडामेंटल राइट संविधान में दिए हुए हैं, उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। कुछ लोग कहते हैं कि राइट टू लाइफ सर्वोपरि है, लेकिन मैं मानता हूं कि अभिव्यक्ति, क्योंकि अगर लाइफ नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर लाइफ है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नंबर 1। तो ये आरटीआई एक्ट उसको प्रक्रिया को अपनाता ना, इसका कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास करते हैं कि चीजों को बाल की खाल निकाल करके, ऑनेस्ट कर्मचारी से अगर कोई गलती हो गई है, छोटी मोटी बोनाफाइड गलती, उसको भी एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी दफ्तरों को इतना डाइवर्ट कर देते हैं कि दफ्तर का जो मेन मोटिव है वो हट जाता है। तो जेन्युइन और नॉन जेन्युइन एप्लीकेंट्स कौन है ये बताना मुश्किल है, लेकिन आरटीआई एक्ट में एक वर्ड है क्लॉज जे में कि पब्लिक इंटरेस्ट, कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है उस सूचना प्राप्त करने में, तो कई जगह वो सूचना को आप मना कर सकते हैं। तो वो जो आरटीआई का जो स्टेट या सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो अगर ऑर्डर पास करे कि इस एप्लीकेशन को मैं एंटरटेन नहीं कर सकता क्योंकि ये फ्रिवलस है या हमारे रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं एक्सेसिवली, या पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, किसी को तंग करने के लिए है, तो हिम्मत करके ऑर्डर करे। आगे अपील है, अपील के बाद सेकंड अपील है, और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोर्ट का आदेश उसको सस्टेन नहीं करता तो वो सूचना देने के लिए बाध्य है। लेकिन बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर दे कि ये कैसे ये ब्लैकमेलिंग कर रहा है इस आरटीआई एप्लीकेशन के मार्फत। यस सर। सर, ये आरटीआई सीक्रेसी पर एक और प्रश्न है कि आप एक विभाग में पीआईओ हैं और आपके ही किसी सहकर्मी से कुछ ऑनेस्ट मिस्टेक हुई थी। अब किसी ऐसे शरारती तत्व ने आरटीआई आप लगाई है। अगर आप उसका सही उत्तर देंगे तो आपके ही जो सहकर्मी हैं, जो आपके मित्र हैं, उनकी नौकरी भी जा सकती है। अगर आप डिले कर देंगे या जवाब नहीं देंगे तो मैक्सिमम आपको जो भी 20-25 हज़ार का जुर्माना होगा। अब ये जो है, इस दुविधा में आप क्या करें? देखिए, जो इस सहकर्मी से गलती हुई है छोटी बहुत, मैं उसको सुझाव दूंगा कि तुम अपनी गलती को ओन अप करके बॉसेस से क्षमा मांग लो कि भाई आपसे ये गलती हुई है, बेयर इट आउट, मतलब अपने को उजागर कर दो कि मेरे से गलती हुई है। तो वो एक कहावत है कि टू एयर इज ह्यूमन, मानवीय गुण है कि वो गलती करेगा, और जो गलती नहीं करता वो देवता है। तो हम तो देवता तो है नहीं, हम तो मानव है, गलती करते हैं, और गलती को क्षमा करना वो दैविक कार्य है। तो जो जेन्युइन गलतियां होती है, तो जो ऑफिसेस के बॉसेस है यूजुअली उसको माफ कर देते हैं, अनलेस उसको कोई एक्सप्लॉयटेटिव किसी में टेंडेंसी हो कि उसमें ये किया जाए, बट नॉर्मली कर देते हैं उसको। तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको ओन अप कर लेना चाहिए, और आरटीआई का जवाब भी रिकॉर्ड के अनुसार दे देना चाहिए। आरटीआई का रिप्लाई इसलिए नहीं मना करना चाहिए कि कोई सहकर्मी उसमें फंसे। सर, अब थोड़ा आगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में ही है और सीक्रेसी के बारे में। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, नया बजट बन चुका है, उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कुछ नीतियों में बदलाव आने वाला है। यदि किसी बिल्डर को पहले से इसकी जानकारी मिल गई तो उसे काफ़ी फायदा हो सकता है। अब एक ऐसा बिल्डर है जो पहले भी सरकार के लिए अच्छा काम कर चुका है और मंत्री जी का खास आदमी है, वो आपको कहता है कि ये मुझे आप थोड़ा एडवांस में जानकारी दे दीजिए, विल टेक केयर ऑफ यू। तो आप क्या करेंगे नहीं, ये 2013? तो भ्रष्ट कार्य है, इसको हम स्टॉक ट्रेडिंग में इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग का कार्य है, ये तो बिल्कुल भी भ्रष्ट कार्य है, और ये भ्रष्टाचार अधिनियम में आता है। और ऐसा कार्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहाँ पर सीक्रेसी किसी एक को गुप्त सूचना देने से उसका लाभ हो सकता है एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यस सर। सर, तो ये फर्स्ट थीम था जहां पर ऑफिस वर्क कल्चर, आरटीआई, विसल ब्लोइंग के आसपास कुछ बातें थी। सेकंड थीम इज मोस्टली लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब इसमें एक प्रश्न ये है कि जब भी कोई ये माइनिंग डैम प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी गांव वालों की जमीन अधिग्रहण की जाती है, उनको पैसा भी दिया जाता है, लेकिन बाद में आप पाते हैं कि वही गांव वाले उन्हीं फैक्ट्रियों में कम वेतन पर मजदूर बन जाते हैं और जमीन अधिग्रहण से सच में उनकी जीवन लॉन्ग टर्म के लिए तो इम्प्रूव नहीं हुई है। सरकार ने आपको काम सौंपा है, आप एक नई अच्छी पॉलिसी बनाइए, तो आप क्या पॉलिसी बनाइए? ये बड़ा पेचीदा सवाल है, और इसमें कई सरकारों ने इस पे काम भी किया है।
तो कुछ जैसे अच्छे उदाहरण हैं कि जमीन अभिग्रहण, क्योंकि उनकी एक जो एसेट है जिससे वो रोजगार कमाते थे, वो चला जाता है उससे। तो अचानक वो जो है सड़क पर आ जाते हैं, पैसा जो एक बार मिल जाता है वो खर्च हो जाता है, फिर वो बगैर एसेट के रह जाते हैं। तो इसमें जो नीतियाँ हो सकती है कि जो जिस चीज़ के लिए भूमि अभिग्रहण होती है, उसमें उस प्रोजेक्ट में परिवार के एक सदस्य को जॉब देना, नौकरी देना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि परिवार की जीविका चलती रहे। दूसरा है, जो प्रोजेक्ट ओनर है, प्रोपोनेंट है, उसको ये बाध्य करना कि परिवार के हर सदस्य को एम्प्लॉयबल स्किल्स की ट्रेनिंग देना। अगर जॉब के साथ-साथ जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं या जो एडोलेसेंस एज के हैं, उनको एम्प्लॉयबल स्किल्स की ट्रेनिंग देना। और साथ में कुछ राज्य सरकारों ने एक और अच्छा काम किया है, जिसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। वो ये है कि ज़मीन की कीमत एक मुश्त पूरी नहीं दे देना, उनको प्रोजेक्ट में हिस्सा दे देना, इक्विटी, या फिर एन्युइटी बना देना। यानी कि अगर उसका ज़मीन की अगर की कॉम्पेंसेशन, टोटल कॉम्पेंसेशन 1 लाख बनता है, तो उसको 75,000 दे करके 25,000 की बहुत नॉमिनल डिस्काउंटिंग पर उसकी लाइफ टाइम एन्युइटी बना देना, जिससे कि उसका वो सड़क पर नहीं आए। इसके बाद भूमि अधिग्रहण में दूसरा प्रश्न है कि मंत्री जी का 20 एकड़ का फार्म हाउस है। वे चाहते हैं कि आप जो हाईवे के अधिकारी हैं, वो हाईवे ऐसा मोड़ के चलाएं कि उनके फार्म हाउस के करीब से जाए ताकि रियल एस्टेट का भाव बढ़ सके। हालांकि यदि आप ये करेंगे तो कुछ जंगल ज़्यादा ही काटना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारी बात मानेंगे तो आपको भी अच्छा कमीशन एंड विल टेक केयर ऑफ यू 2008। ये प्रॉब्लम पब्लिक लाइफ में अमूमन मिलती है कि कोई पर से रोड निकालनी हो या कोई प्रोजेक्ट लाना हो, तो वहाँ पर ज़मीन की खरीद शुरू हो जाती है कि इससे हमें लाभ होगा, या जहाँ से रोड निकालनी हो अपनी ज़मीन के थ्रू से रोड निकाली, या जहाँ से रोड की अलाइनमेंट होगी वहाँ के आसपास ज़मीन खरीद ली जाए। तो ऐसे मतलब कि कई शहरों में अमूमन जैसे सुनने में आया एक बड़े शहर का आउटर रिंग रोड बना, तो जितने भी नेता और अफ़सर हैं उन्होंने ज़मीन आस-पास करके कई गुना पैसे कमा लिए। ये बिल्कुल ही अनएथिकल नहीं है, तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, तो जो आस-पास की ज़मीन है अगर उसके भाव बढ़ेंगे, उसको तो सरकार को खरीद लेना चाहिए, और जो सरकार की ज़मीन का जो अ अ कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, वो पब्लिक का है, पब्लिक को देना चाहिए। मतलब जहाँ से आप रोड निकालोगे उसके आस-पास की ज़मीन की तो कीमत बढ़ेगी, कुछ की बढ़ेगी, लेकिन अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट का जैसे ही लेआउट हो या लेआउट करने से पहले गवर्नमेंट शुड पूल द लैंड एंड मेक द प्रॉफिट, नॉट एनी इंडिविजुअल, यस सर। क्योंकि गवर्नमेंट का तो पैसा पब्लिक का है। पर सर ये हर एक प्रोजेक्ट में फिजिबल, मतलब कोई खास प्रोजेक्ट में फिजिबल हो पाएगा, बट नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है राइट, कि सब में ये संभव हो पाएगा, राइट, सब में नहीं संभव हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि रोड यहाँ से निकल रही है, मेरी ज़मीन है, मुझे फ़ायदा हो गया, ठीक है। उसमें कोई किसी का कोई रोक-चाप नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से आउटर रोड निकालूँगा, या यहाँ पर मॉडल टाउनशिप बनाऊँगा, या यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाऊँगा और यहाँ की ज़मीन का भाव उठेगा, तो नेता और अफ़सर खरीदे, इससे बेहतर है कि सरकार खरीदे। तो ये पब्लिक का पैसा। सर, इसी के फॉलो अप में भविष्य के लिए एक प्रश्न जो हो सकता है कि अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स और उसके बाद ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी हो। आप जो बता रहे हैं कि सरकार खुद ही ज़मीन खरीद के सब डेवलप करे, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ये कहेंगे कि ऐसा जो भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं, भविष्य में उसका उतना उपयोग नहीं हो पाता। ब्राज़ील वगैरह देशों में उसी के चलते सरकारें घाटे में चली। आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, इसकी 2 बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं जैसे ओलंपिक्स है, ये एक देश की के गौरव की बात है कि भारतवर्ष ने 80 साल हो गए हमारे स्वाधीनता को, अभी तक एक भी ओलंपिक्स होस्ट नहीं किया। तो अगर सरकार ये विज़न कर रही है कि हम 2036 में ओलंपिक्स करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, और उससे एक आध टाउनशिप बनेगी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन हर ओलंपिक से या हर मेजर इवेंट से देश को लाभ पहुंचेगा इकोनॉमिकली, तो सिर्फ इकोनॉमिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसके कई और लाभ होते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है देश का कि देखो हमने इतना बड़ा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कर लिया।
तो कई देशों ने ऐसे बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके नुकसान भी सहे हैं, कुछ ने मुनाफा भी किया है। जैसे मुझे पता है कि ये लॉस एंजलिस में जो, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना समृद्ध है कि लॉस एंजलिस में अगर ओलंपिक्स होगा या वहाँ पर वर्ल्ड कप सॉकर होगा, यूएस होस्ट करेगा, तो यूएस को फायदा होगा दोनों चीज। लेकिन जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तो वो अपना सारा कैपिटल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएगा। जी सर। लेकिन भ्रष्टाचार करना एक अलग चीज है। भ्रष्टाचार, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स जब दिल्ली में हुए थे पिछली बार, तो वहां पर एलिगेशंस भ्रष्टाचार के लगे थे। तो भ्रष्टाचार से नुकसान होना वो अक्षम्य है। लेकिन हम एक टाउनशिप बनाएंगे, उसका हम पूरा रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो एक दूसरी चीज। यस सर। सर, लैंड एक्विजिशन के साथ जुड़े ये कुछ थीम्स थे। नाउ थर्ड थीम इज अबाउट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। सर, प्रश्न ये है, एक ब्रिज बना है, उसका काम अधूरा है, जनता की तरफ से दबाव है कि कब खुलेगा कब खुलेगा। मंत्री जी बॉस को डांट रहे हैं, बॉस आपको डांट रहे हैं, आप जो इंजीनियर हैं, आप क्या करें? नहीं तो ब्रिज को रोकने का कारण क्या है? तो काम ही अधूरा है, लेकिन मंत्री जी को रिबिन काटने की, इसको उद्घाटन जल्दी से जल्दी कर दो। देखिए, प्रॉब्लम हमारे देश में ये भी है कि हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई रिबन काटने के लिए उत्सुक होता है। तो प्रोजेक्ट का अपना एक पीरियड होता है, तो उस प्रोजेक्ट को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया जा सकता कि किसी स्पेशल ओकेजन में या चुनाव के पहले उसका रिबन काटना, क्योंकि उसकी पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में बाद में उसका नुकसान होगा। लेकिन साथ के साथ डिले का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से पैसे, बहुत धन, हमारे देश का धन इसलिए अपचय होता है कि प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन टाइमली नहीं होती है, और ड्यू टू टाइम डिले प्रोजेक्ट के कॉस्ट एस्केलेशन कई गुना हो जाते हैं। तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल दिल्ली का जो डीएमआरसी है, एक ज्वलंत उदाहरण है जिसको श्रीधरन जी ने दिखाया देश को कि कैसे प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन इसलिए जैसे अंडरग्राउंड इसलिए नहीं त्वरित किया जा सकता कि किसी को रिबन काटना है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज आ जाए। तो अगर कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज आने की बात है, तब तो निश्चित रूप से उनको मंत्री जी को कहना चाहिए कि इससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। जैसे क्योरिंग है सीमेंट की, उसकी एक प्रक्रिया है, वो अपनी प्रक्रिया से ही क्योर्ड होगी, तो आप उसमें त्वरित नहीं कर सकते। तो जो नेचुरल प्रोसेसेस है वो अपना टाइम लेंगे, लेकिन डिले का कोई जस्टिफिकेशन नहीं। सर, इसके बाद का प्रश्न ये है, सरकारी इलाकों में गैर कानूनी रूप से इमारतें क्यों बनाई जाती हैं, जिसमें दुर्घटनाओं के चलते मजदूर रिहायशी लोगों की मृत्यु होती है? जैसे एक बार राजकोट में गेमिंग जोन बना दिया इलीगली और उसमें काफी बच्चे मर गए। अभी नोएडा में एक कार उसमें गिर गई पानी में, हर सिनेमा से लेके बहुत कुछ। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसकी रोकथाम कैसे करें? देखिए, इसमें जो प्राइम कारण है बिल्डर्स का, डेवलपर्स का लालच होना। तो वो प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट्स को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करते हैं, अनसेफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। और जो प्रिकॉशन लेने चाहिए, जैसे उसमें ठीक से बैरिकेडिंग करना, जो नोएडा में जो पिट था जिसमें गाड़ी गिर गई, और फॉग डे था, वो कई दिनों से पिट खुदा हुआ था, उसमें ठीक से साइनेज नहीं दिए गए या इल्यूमिनेशन वो पट्टी नहीं लगाई गई, तो दिखी नहीं, फॉग में गाड़ी गिर गई, प्लस रेस्क्यू टाइमली नहीं हुआ। तो लालच, डेवलपर्स का लालच होता है, और रेगुलेशन हमारे देश का पुअर रेगुलेशन, तो रेगुलेशन भी प्रॉपर नहीं होता। आप एयरलाइंस में देख सकते हैं कि डीजीसीए इतना मुखर रूप से क्राइसिस पीरियड में पुअर रेगुलेशन पे पाया गया उसका। तो अभी इंडिगो एयरलाइंस का जैसे वो क्राइसिस सिचुएशन आया, तो दे वर फाउंड वांटिंग। तो पुअर रेगुलेशन और डेवलपर्स का क्विक मनी सिंड्रोम, तो ये दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से यू फाइंड दीज इंसिडेंट्स, अवॉइडेबल इंसिडेंट्स हैपनिंग। कई बार भ्रष्टाचार एक ऑयल के रूप में काम करता है, सरकारी इंजन को एफिशिएंट रखता है। इसलिए भले आप बड़े भ्रष्टाचार ना करें, लेकिन छोटे-मोटे भ्रष्टाचार जो इंजन को एफिशिएंट रखते हैं, उसमें कुछ गलत बात नहीं। हालाँकि रामेश्वर जिसने यूपीएससी क्रैक किया है, उसे लगता है ये भी गलत है और इसके चलते वो डिमोटिवेट महसूस हो रहा है, जबकि उसके बड़े अधिकारी बोल रहे हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग इंजन एफिशिएंट। आप उस पर क्या राय है? देखिए, भ्रष्टाचार छोटा और बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है। और
एक तो ये पहलू है, दूसरा पहलू है कि लकीर की फकीर भी नहीं बननी। तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच का ये मतलब नहीं है कि आप भ्रष्टाचार करें, लेकिन जहाँ पर कई चीजें हैं जो कि सहूलियत हो सकती है, तो लार्जर मोटिव देखो, आपकी लार्जर इंटेंट और मोटिव क्या है। तो कोई चीज बड़ा बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। अगर आप सनशाइन टेस्ट कहते हैं इसको, कि अगर आप खुले में कहो कि मैंने इस सिचुएशन में ये किया और उससे आपको गर्व महसूस हो, वही करो। तो मैं फॉर्मूला तो नहीं दे सकता आपको कि किस सिचुएशन पर कैसा क्या करना चाहिए, लेकिन इसको फेमस सनशाइन टेस्ट कहते हैं कि आप बाहर आकर गर्व से कहो कि मेरे को इस परिस्थिति में डाला गया और इस परिस्थिति में मैंने ऐसे एक्ट किया। और कभी भी जब दो ऑप्शन हो, तो जो इजियर ऑप्शन है वो यूजुअली भ्रष्टाचार की ओर जाता है, और जो डिफिकल्ट ऑप्शन है वो एथिकल ऑप्शन। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न 2017 में पूछा, इस सिस्टम में अगर 90% लोग भ्रष्ट हैं तो बाकी 10% के ईमानदार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर आप क्या राय रखते नहीं नहीं, सिस्टम में 90% भ्रष्ट लोग नहीं है, ये मैं नहीं मानता किसी भी। तब 90% अगर भ्रष्ट है तब भ्रष्ट इज नॉर्मल एक्शन। सिस्टम में 10% भ्रष्ट है तो 90% भ्रष्ट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90% भ्रष्ट लोग जो भ्रष्ट नहीं है वो करते नहीं है कुछ भी, तो 10% की जीत होती है। तो अगर वो टक्कर दें, मैं कहता हूं कि अगर 100 में से 30 लोग भी टक्कर दें या 20 लोग भी टक्कर दें, तो सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं ठहरेगा। तो भ्रष्टाचार इसलिए ठहरता है कि जो 10 लोग भ्रष्ट हैं उनको टक्कर देने वाले में 99 लोग, बाकी 99% लोग जो है चुप रहना पसंद करते हैं कि दैट इज द इजियर। वो ज्यादा घातक है समाज के लिए। यस वो एक कहावत है ना पुरानी, द ट्रायम्फ ऑफ इविल इज पॉसिबल बिकॉज द गुड डू नथिंग। ये कहते तो आयरिश फिलोसोफर एडमंड बुर्के को है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एडमंड बुर्के ने ऐसी बात नहीं कही, लेकिन ये उक्ति उनको दी जाती। सर, नेक्स्ट थीम इज मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिलेटेड। एक जगह पर बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ता बंद है और वहां पर एक महिला को डिलीवरी हुई है, लेकिन काफी ब्लीडिंग हो चुका है। ब्लड बैंक बहुत दूर है, आप एक अधिकारी हैं जहाँ रहे हैं, आपके जो सहकर्मी है वो इमीडिएटली ब्लड डोनेट करने को तैयार है, लेकिन फिर उसका HIV और बाकी टेस्ट हो नहीं पाएगा, सिर्फ ग्रुप मैच हो रहा है। तो आप ये अलाउ करेंगे कि नहीं? अब लेसर ऑफ द टू इवल्स है कि मैं अलाउ करूंगा, क्योंकि अगर उसको ब्लड नहीं दिया गया तो उसकी मौत होगी या उसका बहुत सीरियस रिस्क है मरने का। तो ये तो बहुत कम संभावना है कि उसको HIV संक्रमित ब्लड हो। और HIV संक्रमित ब्लड को अगर चढ़ा दिया जाए तो पहले तो है कि उसको उसकी जान बचेगी। अगर संक्रमण हो गया तो आज के दिन फॉर्चुनेटली उसका इलाज भी है। तो इस केस में तो मैं ये निर्णय ले लूंगा कि ब्लड को चढ़ा दो अगर उसकी लाइफ को रिस्क है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक बहुत नया वायरल रोग कोरोना जैसा तेजी से फैल रहा है, उसके क्लिनिकल ट्रायल आपने किए हैं, लेकिन उसकी तुरंत अप्रूवल मिले ये संभावना नहीं है, जबकि लाखों लोग मर रहे हैं। अगर आप कुछ चुनिंदा नेगेटिव डेटा छुपा देते हैं तो आपकी इस दवाई को अप्रूवल भी मिल जाएगा और हो सकता है बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाए, जान बच जाए। तो आप ये करेंगे कि नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये अनएथिकल एक्ट है। देखिए, मेडिसिन का एक सीधा सा सिद्धांत है कि नेचुरल प्रक्रिया से चीज़ों को ठीक होने दो। अगर आपको इंटरवेंशन करना है थ्रू ट्रीटमेंट बाय अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल की कंप्लीट क्लिनिकल टेस्टिंग होकर जब क्लियरेंस हो जाए रेगुलेटरी अथॉरिटी से, विदाउट फजिंग क्लिनिकल डेटा, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जब उसको क्लियरेंस दे दे, तभी उस मॉलिक्यूल को क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट। नहीं तो वर्ड ऑफ माउथ से आपको विश्वास है आप करो, लेकिन आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते इसको अंडर ए लाइसेंस। वो तो बड़ा, उसमें तो स्पष्ट बात है कि इट इज आइदर नेचुरल प्रोसेस या कोई मॉलिक्यूल की इंटरवेंशन है, तो गो थ्रू द एंटायर प्रोसीजर। सर, कोरोना के ही जुड़े कुछ और प्रश्न थे। लॉकडाउन हो चुका है, प्रवासी मजदूर के पास न खाने का पैसा बचा है, न घर जाने की कोई व्यवस्था, पैसा वाहन कुछ नहीं है। जिला अधिकारी के रूप में एक ऐसा बड़ा मास है जो आपके जिले में है, आप कैसे उसे मैनेज करें?
देखिए, कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूरों की हालत हुई वो सारे देश ने देखी, और इस चीज का हमें भी उस वक्त ये आभास हुआ कि सबसे दरिद्र अगर कोई है तो वो प्रवासी मजदूर है। उनको कोई नहीं देखता, ना तो वहाँ की राज्य सरकार देखती जहाँ से वो आए और जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो दोनों जगह से वो इग्नोरेंस होते हैं। तो अब इसके बाद जो है, जो अच्छा इफेक्ट आया कि प्रवासी मजदूर को भी उनकी ग्रीवेंस या उनकी ज़रूरतों को भी राज्य सरकारें एड्रेस करने लगी। तो वहाँ पर जब कोरोना के टाइम में प्रवासी मजदूरों की, अब ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं वहाँ का कलेक्टर रहता उस समय, तो उनकी जितनी भी ज़रूरतें खाने-पीने की और चिकित्सा की, या चूँकि लॉकडाउन था तो व्हाट दे नीडेड इज़ सिक्योरिटी, क्योंकि उनकी जॉब्स चली गई थी। तो रहने की, खाने-पीने की अगर दिक्कतें नहीं होती तो वो वहीं रहते, और जब ट्रांसपोर्ट की साधन होते, सरकार से कह के ट्रेनें चलती या फिर बसें चलती या कोई वाहन चलता, तब उनको बैठा करके उनको घर के लिए रवानगी दी जाती। लेकिन सड़कों पर उनका चलना, इतनी धूप में और इतनी बारिश धूप में और इतने एडवर्स वेदर कंडीशंस में हाईवे से उनका निकलना बगैर किसी संसाधनों के, और ये बड़ा ही अमानवीय है। जी सर। सर, मेडिकल सेगमेंट में एक आखिरी प्रश्न है। आपका आज यूपीएससी इंटरव्यू है, आप जा रहे हैं, उसी दिन सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आप मदद करेंगे या नहीं? ये देखिए, मैं इसमें थ्योरेटिकल उत्तर तो नहीं दूंगा, मैं इसमें प्रैक्टिकल उत्तर दूंगा। अगर मैं वहां पर उसकी जगह हूं, मैं प्रत्याशी हूं यूपीएससी का, मैं 112 डायल करूंगा आज के दिन में, या 100 डायल करूंगा, और सूचना देने के बाद मैं अपना इम्तिहान देने, इंटरव्यू देने आगे निकल जाऊंगा। लेकिन हाँ, हाईएस्ट एथिकल कॉन्डक्ट ये है कि पहले इसको आप गोल्डन आवर में इसको आप अस्पताल पहुंचाएं। अगर कोई सहायता मिले ठीक है, नहीं तो आप अस्पताल पहुंचाएं। और यूपीएससी को ज़्यादा से ज़्यादा आप जा करके रिक्वेस्ट करें कि ऐसे ऐसी घटना हो गई है, आपका इंटरव्यू जो है रीशेड्यूल कर दिया जाए। यूपीएससी को भी उसकी रिक्वेस्ट को मान लेनी चाहिए अगर ऐसी कोई चीज़ है। और लेकिन अगर मैं एक्चुअल उस स्थान पे हुआ तो मैं तो इमरजेंसी कॉल लगा कर कि ऐसा ऐसा है, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप से उसकी इमेज भेजकर मैं तो इंटरव्यू के लिए जो है अपना आगे तैयारी करने, बट दिस इज नॉट एथिकल कॉन्डक्ट। सर, इसके बाद के हैं एम्पैथी फॉर वीकर सेक्शन। एक बुजुर्ग महिला बहुत गरीब है, उसके पास लेकिन कोई कागजात नहीं है जिससे वो कोई सरकारी योजना का लाभ ले सके, आप जिला अधिकारी के रूप में क्या करें? इनके कागज बनाए जाए, इनका आधार कार्ड, आज के दिन आधार कार्ड सब जगह सर्वव्यापी है, आधार कार्ड बनाया जाए, बहुत ज़रूरी है। इनका आधार कार्ड बनाया जाए, इनका राशन कार्ड बनाया जाए, आधार कार्ड के बाद सारी फैसिलिटीज़ आती है। तो सबसे पहले तो ऐसी गरीब महिला का पहचान पत्र उसको देना या उसके कागज बना देना, ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि फिर सारे बेनिफिट्स फ्लो करते हैं। अब इसके बाद का प्रश्न कि शिवकाशी की पटाखा फैक्ट्री में बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है, आपने छापा मारा, मालिकों के पास ऐसे कागज रेडी हैं जो ये दिखाते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार के बच्चे हैं और हम बस घर का थोड़ा काम करवा रहे हैं, पटाखे की फैक्ट्री में काम नहीं करवा रहे, आप कैसे हैंडल? नहीं, देखिए, पटाखे की फैक्ट्री में एक इंसिडेंट हुआ था ऐसे जलने की फैक्ट्री में, जब मैं रोहतक में एडीसी था 95 में। तो वहाँ 1-2 बच्चे काम नहीं करते जिसको आप पास ऑफ कर दो कि ये मेरे रिश्तेदार के बच्चे हैं। वहाँ सैकड़ों बच्चे काम करते हैं, और वो मज़दूरों के, उनके एडल्ट्स भी काम करते हैं, बच्चे भी काम करते हैं। तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि 10 बच्चे, 20 बच्चे रिश्तेदार के हैं जो काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इनको जो है, इन बच्चों को सोशल वेलफेयर बोर्ड में भेज देना चाहिए, वेलफेयर बोर्ड में, और मालिक के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो रिश्तेदार बच्चों को भी इस प्रकार से 10-20 बच्चों को है, तो प्रिजम्पशन यही है कि वो उनको फैक्ट्री में काम करा रहा है। ही मस्ट प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट। जहाँ तक चाइल्ड के खिलाफ क्राइम है कि हैजर्डस इंडस्ट्री में ऑक्यूपेशन है, तो प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ ओनर के खिलाफ जाएगा। ही मस्ट प्रूव कि द चिल्ड्रन आर हिज रिलेटिव्स एंड हैव कम देयर फॉर पर्पसेस अदर देन वर्क। सर, अब 7वां थीम है एजुकेशन के बारे में। आप एक आईएएस अधिकारी है,
आपके बेटे को स्कूल में कुछ बुलीज परेशान कर रहे हैं, आप जाते हैं और उसके इन सहपाठियों को प्रेम से ही समझाते हैं, लेकिन किसी ने दूर से वीडियो बना दिया जो किसी भी कंटेक्स्ट में लिया जा सकता है और सोशल मीडिया में वो ऐसा चलाया जा रहा है कि देखिए आईएएस अधिकारी जाके बच्चों को धमका रहा है, और आप क्या करेंगे? ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने सोशल मीडिया। नहीं, इस पे तो कार्रवाई होगी। अगर कोई ऐसा झूठा प्रचार कर रहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कार्रवाई में उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनको समझाया जाएगा कि वीडियो को हटाओ, नहीं हटाते हैं तो फिर लॉफुल प्रक्रिया से वीडियो को हटवाने की कार्रवाई की जाएगी, और जो ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक आईएएस ऑफिसर के रूप में क्या आप ज़्यादा प्रिकॉशन लेंगे कि मुझे जाना ही नहीं चाहिए, वरना कुछ अन्य से ये अज्यूम किया जाएगा कि मैं अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा हूँ? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। एक मेरे पिता का धर्म और एक आईएएस अफसर का धर्म, और एक जिला कलेक्टर का धर्म। तो जहाँ तक बच्चे का पिता का धर्म है, मेरा बच्चा अगर बुली हो रहा है तो बगैर ऑफिशियल तमगा लगाए अपनी प्राइवेट गाड़ी में जाकर या अपने प्राइवेट संस्थान या प्राइवेट कैपेसिटी जाकर उन बच्चों को समझाया जाएगा। अगर वो नहीं आते हैं और फिर उसका दुरुपयोग करते हैं तो आईएएस का ये मतलब तो नहीं हो गया ना, या कलेक्टर का ये मतलब नहीं हो गया, या जिला एसपी का, कि मैं अपने परिवार के प्रति या बच्चे के प्रति जहाँ पर उनकी ज़रूरत है उसको त्याग दूं क्योंकि मेरी एक इमेज खराब होगी। तो वो एक परिवार के प्रति भ्रष्ट कार्य होगा। सर, एजुकेशन से जुड़ी एक दूसरी केस स्टडी पूछी गई 2015 में। आप गांव के सरपंच हैं, मध्याह्न भोजन में एक दलित रसोइये को रखा गया है। इस कारण से कई माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया है। सरपंच के रूप में अब आप क्या करें? देखिए, ये जो कास्टिज्म है ये तो देश से जाना चाहिए। कोई अनटचेबल नहीं है, ये संविधान के अनुच्छेद की उल्लंघना है। अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस। तो दलित अगर कुक है तो वो कुक बना रहेगा, और बच्चों को, और बच्चों में तो अब कृष्ण सुदामा का दोस्ती और प्रेम था, तो यहाँ पर गांव के एक बच्चे एक ही अवस्था के उसमें प्रेम ना रहे और दलित कुक का खाना ना खाए, ये तो बात पचती नहीं आज के ज़माने में। तो उसमें तो ये है कि आईसी एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटी टू रिमूव दिस काउर्ज ऑफ अनटचेबिलिटी, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। लेकिन दलित के संग अन्याय नहीं हो सकता। दलित तो कुक, उसको नहीं हटाया जा सकेगा। सर, इसमें एक केस स्टडीज में मतलब बहुत बार प्रैक्टिकल देखने को मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स होंगे, वो जाके दे विल टेक अ लीड अराउंड और वो कहेंगे कि हम खाएंगे आंगनवाड़ी में या स्कूल में, सो दैट वी सेट एन एग्जांपल अराउंड। टेम्पररी शायद तक सिस्टम इन प्लेस आ जाता है, बट वंस अगेन द प्रॉब्लम कीप्स ऑन रिकरिंग। मतलब वो लोकल लेवल के ऊपर वो मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका फिर जो है, अदर देन इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेटिव एक्सरसाइजेस की, ये अन्याय है कि किसी को कास्ट के आधार पे कहना कि उसका बना खाया हम खाएंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ा आज के दिन में जो है बहुत अन्याय है, क्योंकि ये कास्ट तो ये मैन मेड कंस्ट्रक्ट है कि वो ये कास्ट है वो कास्ट है। भगवान ने तो किसी को कास्ट दिया नहीं। यस। सर, इसके बाद स्कीम नंबर 8 है एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज। कुल मिलाकर 3-4 केस स्टडी में जिस्ट ये पूछा गया है कि फैक्ट्री के चलते या तो बहुत सारा पानी मिसयूज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको बंद करवा देंगे तो बहुत सारे लोगों की नौकरी भी चली जाएगी, तो वो भी आकर आंदोलन ही कर रहे हैं। तो एक तरफ पर्यावरणवादी आंदोलन कर रहे हैं और सामने मजदूरों का आंदोलन हो सकता है अगर फैक्ट्री बंद हुई। तो आप क्या करेंगे? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि पानी का दोहन क्या जस्टिफाई करता है वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया जा सकता। इसमें आपको देखना है कि कॉस्ट ऑफ वाटर कितना है, क्या वो उसका लोकल परिवेश उसको वहन कर सकता है कि नहीं, या उसको किसी और तरीके से कॉम्पेंसेट किया जा सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, इंडिया में जो क्रॉप प्लानिंग है वो अच्छी नहीं है, इन अ सेंस कि कई क्रॉप्स की वाटर इंटेंसिविटी बहुत ज़्यादा है और वो उस क्षेत्र में उगाए जाते हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर की सिचुएशन बहुत ख़राब है।
और वो इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्री दी जाती है। तो जब चूंकि फ्री दी जाती है तो अंडरग्राउंड वाटर का फिर दोहन होता है, और फिर चूंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप पर आपका जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो किसानों के लिए रेम्युनरेटिव होता है कि वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स चाहे पानी कितना भी नीचे चला जाए तो उसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको उसका दोहन करने में उनका कोई खर्चा नहीं होता है। तो यहाँ पर फैक्ट्री में पानी का यूज़ होगा या नहीं होगा पर्यावरण को देखते हुए, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वाटर का मूल्य पर्याप्त है कि नहीं, वहाँ की उपलब्धता को देखते हुए। और अगर उसका वहन हो रहा है और अगर एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, तो फिर लोगों को समझाया जा सकता है कि इसमें तो लोकल लोगों का नुकसान है। तो जैसे ये कोला कंपनीज है, उनकी ज्यादातर फैक्ट्रीज वाटर स्ट्रेस एरिया में, हम्म। और उनके साथ यही प्रॉब्लम है ये दिस। देखिए, जहाँ तक कोला की कंपनियां हैं वहाँ पर ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वाटर जो दहन होता है उसके बनस्पत जो है एम्प्लॉयमेंट नगण्य है। राइट सर। तो ये एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिविटी, इसके कई पैरामीटराइज किए जा सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी कितनी है वाटर दोहन के बनस्पत, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी जनरेट होती है, और इसका कोई ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशनल कोई रेमेडीज है या नहीं है, कि अगर ये फैक्ट्री बंद होती है तो लोगों का और उपाय, रोजगार का उपाय क्या है। तो इंटेंसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखनी है बिफोर यू डिसाइड। जी सर, अब ये जो है वाटर के बारे में सर आपने बहुत गहरी बात की कि उसके सामने वो प्रोपोर्शनेट है कि नहीं एम्प्लॉयमेंट। अब इसी के साथ जुड़ा 2024 में वो उसे और आगे लेकर एआई के बारे में पूछ रहे हैं। आप एक एआई कंपनी के सीईओ हैं और उसके डेटा सर्वर चलाने के लिए बहुत सारी बिजली की खपत हो रही है, और उसके चलते क्योंकि कोयले से बिजली बन रही है तो बहुत सारा पॉल्यूशन भी पहले से बढ़ रहा है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका आपको ये दिखता है कि मैं सोलर पैनल लगाऊं, लेकिन उसमें जितना खर्च होगा आपके शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे पर यूनिट बिजली और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। और सामने आपकी जो राइवल कंपनियां हैं ये तो ऐसा सब आदर्शवाद में नहीं जा रही हैं, तो वो आपसे आगे बढ़ जाएंगी। तो कंपनी के सीईओ के रूप में आप इसे कैसे देखें? देखिए, इसमें बड़ा सिंपल है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो यहाँ पर तो जी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सुप्रीम है। तो अगर सोलर पावर प्लांट्स लगाने से कंपनी का निवेश भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये एथिकल कॉन्डक्ट है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम किया जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर इस पर जो है एनर्जी का, इसमें दो फैक्टर्स आते हैं। एक तो सोसाइटल कंजम्पशन शुड रिड्यूस, गांधीवादी, और दूसरा है जो कंजम्पशन की क्वालिटी इंप्रूव हो, यानी कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन है उसको हम एफिशिएंट ग्रीन टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करें। तो दोनों चीज़ें हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दो चीज़ों का फंक्शन है, एक तो कंजम्पशन और दूसरा है क्वालिटी प्रोडक्शन। तो दोनों चीज़ जरूरी है, समाज इसके संग समझौता नहीं कर सकता। एक को इसलिए हम गलत काम करने के लिए परमिशन नहीं दे सकते कि बाकी लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर मेरे क्षेत्र में या मेरी कंपनी कोयला से उत्सर्जन एनर्जी का प्रयोग कर रही है, तो कंपनी का एक टारगेट होना चाहिए कि कितनी परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हो और कितनी फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से हो, और उस टारगेट की ओर कंपनी को मूव करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। सर, एनवायरनमेंट सेक्शन में आखिरी जो प्रश्न बचता है, माइनिंग माफिया, आपकी पोस्टिंग हुई है, बहुत गैर कानूनी खनन हो रहा है। जो माइनिंग माफिया इतने वहां पर खतरनाक हैं कि उन्होंने पिछले ऑफिसर की 10 साल पहले हत्या कर दी थी। स्थानिक लोगों को इसमें कंप्लेन करने में या आपका गवाह बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वही लोग वहां काम कर रहे हैं, उनको तो रोजगार मिल रहा है और ये उनको रॉबिन हुड लिखते हैं। आपकी दफ्तर के भी कुछ कर्मचारी इनसे मिले हैं, तो आप कभी रेड लगाने जाते हैं, कुछ मिलता नहीं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे 2021? देखिए, इस सिचुएशन में करना क्या है, करना तो आपको माइनिंग जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, और ये वन ऑफ द हार्डेस्ट एस्पेक्ट्स है
इलीगल माइनिंग माफिया पर रोकथाम करना। अरावलीज में यही इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट। आपने देखा कि अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी आई है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट तक में एक गलत एफिडेविट दिया गया कि जिसमें सेंट्रल एनवायरमेंटल कमेटी की सहमति नहीं थी, उनकी बगैर सहमति के एफएसआई का जो ऑब्जेक्शन था उसके बगैर सहमति के अरावली की एक परिभाषा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के मार्फत दे करके, और वो भी कोई नहीं, खुद सेक्रेटरी MUIF ने ऐसा काम किया और सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लिया, जिसको अप्रत्याशित रूप से सुओ मोटो एक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिव्यू किया और स्टे कर दिया। अब ये निकला है कि सारा एफिडेविट ही सुप्रीम कोर्ट में गलत दिया गया। तो ये किस लिए? ये इलीगल माइनिंग और रियल्टी लॉबी, इनकी जो पावरफुल लॉबी है, ये इस वजह से ये सब काम हुआ। तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन इसका तो सिर्फ एक ही जवाब है कि इनको अगर आपने सरेंडर कर देना है तो फिर तो ये हो गए, लेकिन अगर आपने प्रतिकार करना है, आवाज उठानी है, तो इनमें कम से कम थोड़ा भय होगा। हमेशा कोई अन्याय होता है तो उसको गिव अप ना करें, क्योंकि अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो फिर उसका जो है वो और अन्याय उसका बढ़ेगा। लेकिन आप रेजिस्टेंस करते हैं, रेजिस्टेंस इसलिए करते हैं कि चाहे आप हारेंगे लेकिन रेजिस्ट करें, तो उसका अगर वो 100 काम करता है तो वो 50 होगा, 60 होगा, नीचे आएगा। अगर प्रतिकार नहीं करेंगे तो फिर उसका जो है उसका हौसला बढ़ेगा आगे गलत काम करने। यस सर। इसके बाद टीम नंबर 10 है फेवरेटिज्म, या जहां पर कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप एक कॉलेज के डीन हैं, प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है, मंत्री जी के पीए का फोन आता है कि हमारे एक रिश्तेदार को आप प्रोफेसर में सिलेक्ट कर दो और उसके बदले आपके इंस्टीट्यूट को जो भी फंडिंग में, ग्रांट में पैसा जो क्लियर नहीं हो रहा है, हम कर देंगे। ये मंत्री जी का उत्कोच है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तो बिल्कुल मेरिट के अनुसार काम करना चाहिए। ये तो उत्कोच है, सीधा सीधा उत्कोच है। सर एक प्रकार से अगर कोई जस्टिफाई करे कि ग्रेटर गुड ये है कि आपको एक आदमी को आपने बेकार रखा लेकिन आपको इतना अच्छा फंडिंग मिल गया जिससे आप बहुत बढ़िया रिसर्च कर ये उत्कोच है। आपने एक छोटा सा किसी को फायदा पहुंचाया, उसने आपको उसकी कीमत चुका दी। उसकी कीमत से ज्यादा तो कोई उत्कोच देगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो घूस जो है उसकी कीमत से जो आप लाभ पहुंचा रहे हैं उसकी कई गुना कीमत दे रहा है, तब तो वो दान दे रहा है आपको। आपके भाई एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लायर हैं, कुछ समय से उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैनेजर हैं और आपको परचेज करने की कुछ फ्रीडम है। अगर आप अपने भाई से सामान खरीद लेंगे तो उसकी हेल्प हो जाएगी, और वो कह रहा है कि मैं अच्छी क्वालिटी का सामान सप्लाई भी कर दूंगा, और हॉस्पिटल के ट्रस्टियों को आप पर पूरा भरोसा है कि आपको जिससे भी सप्लाई में माल खरीदना है आप खरीद सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, या ये निर्णय किसी और पर छोड़ देंगे? ये इसका सीधा सा उत्तर है कि इसमें इस डिसीजन से आपको रिक्यूज कर जाना चाहिए, यानी हट जाना चाहिए। जहाँ पर अपने निजी सगे संबंधी हो तो उसमें चाहे आप हक में करें फैसला तो आप पर लांछन लगेगा, और हक में नहीं करें तो फिर उस रिश्तेदार से दोष लगेगा। तो जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो इस सिद्धांत का अमल में लाते हुए अगर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो सीधा से सीधा ये डिक्लेयर कर दे कि इसमें वन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स मेरा भाई है, तो अतः मैं इस परचेज प्रक्रिया से विमुख होता हूँ। लेकिन अगर ये प्राइवेट कंसर्न है तो आप टॉप मैनेजमेंट को या जिसको आप रिपोर्ट करते हो उसको बता दें कि इसमें सप्लायर आपका भाई है, और इसलिए ये परसीव किया जाएगा कि निर्णय आपका निष्पक्ष नहीं होगा। तो अगर फिर भी अगर आपको टॉप मैनेजमेंट कहती है कि नहीं हमें आप पर विश्वास है, आप आगे चलिए, आप आगे काम करिए निष्पक्षता से, तो फिर आप अपना ड्यूटी जो है निष्पक्षता से कर सकते हैं। यस सर। इसके बाद की जो इसी थीम में आगे बढ़ते हुए एचआर रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और फैक्ट्री में एक मजदूर शराब पी के आया और मशीन चला रहा था, लापरवाही से नशे में मर गया। बाकी सारे मजदूर हड़ताल पे चल गए कि इसकी फैमिली को मुआवजा दिया जाए वरना हम काम नहीं करेंगे। आप क्या निर्णय लेंगे? बिल्कुल मुआवजा दूंगा, क्योंकि वो चाहे भले ही शराब पीकर आया हो और फैक्ट्री में एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, लेकिन उसके परिवार ने जिस परिवार को वो पीछे छोड़ गया है उन्होंने तो कोई दोष नहीं किया।
तो मुआवजा उसके परिवार के लिए जरूरी है। उसने दोष दिया, अगर वो जिंदा नहीं रहा तो फिर उसको सजा दे करके आप किसको सजा देंगे? उसके परिवार को तो सजा दे नहीं सकते। तो मुआवजा बिल्कुल देना चाहिए, और जो एजिटेशन हो रहा है बिल्कुल मेरे विचार में वो जायज़ है। सर ऐसा ही सर पब्लिक में रोड एक्सीडेंट्स में भी ऐसा होता रहा है कि जो भी विक्टिम होंगे गाड़ी चला रहे होंगे और शायद वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे होंगे और इसके लिए ओनर्स विक्टिम के ऊपर पुट ऑन कर दिया जाता है एंड ही इज नॉट देयर टू डिफेंड हिमसेल्फ अराउंड। तो ऐसे केसेस में एट टाइम्स मीडिया ट्रायल भी हो जाता है। तो डिसाइडिंग अथॉरिटी के रूप में मतलब ऐसा भी कहीं से बनता है तो फिर हमें क्या निर्णय लेना चाहिए? मतलब विक्टिम ब्लेमिंग कितनी हद तक सही है समाज की? विक्टिम ब्लेमिंग मतलब रोड एक्सीडेंट रोड विक्टिम एक्सीडेंट ब्लेमिंग? के केस में ऐसा हुआ है कि जैसे नहीं, नहीं, नोएडा तो नोएडा वो वाले तो केस में वो भी तो अब भारत सरकार ने तो गोल्डन आवर विक्टिम की पॉलिसी बिल्कुल कर दी है कि जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम है, उसका दोष हो, नहीं हो, उसका इंश्योरेंस हो, नहीं हो, उसको नियरेस्ट अस्पताल में भेजो, वो उसको फ्री इलाज करेगा 7 दिन तक, एंड अप टू 1.5 लाख रुपए जो है उस अस्पताल को उस गोल्डन आवर में 7 दिन तक के इलाज के लिए, और अप टू 1.5 लाख रुपए जो है उसको रियम्बर्स किया जाए। तो ये सिद्धांत, क्योंकि वो तो अब विक्टिम हो गया, वो तो रोड एक्सीडेंट, उसका दोष है या नहीं है वो मायने नहीं है, उसकी जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये शराब पीकर आया, अब कोई अगर फैक्ट्री लगाता है तो ये लेबर वेलफेयर है। इसको सोच करके लगाए कि लेबर की गलती से, अगर मैंने अपने घर में मज़दूर लगाए हैं और मज़दूर सपोज़ स्कैफोल्डिंग पे चढ़े हैं, उसकी गलती से गिर वो गया। गिर करके मर गया, उसकी गलती हो लेकिन वो मेरे परिसर में और मेरे वर्क प्लेस में मरा, तो मेरा धर्म बनता है उसके परिवार के लिए कि उसको मुआवजा दिया जाए। जी सर। सर यही मजदूर आंदोलन के बारे में एक और रोचक प्रश्न 2015 में आया। आप एक कंपनी के मालिक हैं। कुछ दिन से 40 लोगों ने घेराव करके रखा है कि हमें यहाँ पर नौकरी पे रखा जाए। हम स्थानिक लोग हैं फिर भी हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये असल में एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं जो बस आपसे गुंडा टैक्स वसूलना चाहते हैं, ऐसा कुछ हंगामा करके। आपने स्थानिक पुलिस, नगर पालिका के लोगों से भी इसकी शिकायत की, लेकिन उनको भी इसमें कोई ज़्यादा पड़ना नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, गुंडा टैक्स तो बिल्कुल देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुविधावादी एक ईज़ियर ऑप्शन होगा, तो डेफ़िनेटली एथिकल एक्ट नहीं है। एथिकल एक्ट में हमेशा ध्यान रखिए कि 2 या 3 ऑप्शन हो, तो उसमें जो कठिन ऑप्शन है वो एथिकल एक्ट होता है। तो जो एक थंब रूल है, जो आसान रूल है वो अनएथिकल है, सुविधावादी हो सकता है। जो संविधान कहता है कि वी मस्ट एक्ट विदाउट फ़ियर और फ़ेवर, तो ये भय से प्रेरित होकर के आप जो है उनको गुंडा टैक्स देंगे, या किसी लाभ के वनस्पत जो है गुंडा टैक्स देंगे। लेकिन एक कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है, CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी। अगर आप लोकल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वहाँ पर आपका प्रॉफिट का अगर कुछ हिस्सा स्पेंड करते हैं, जो कि CSR एक्टिविटी 2% स्पेंड करना लाजमी है अंडर द एक्ट, तो आपको कम्युनिटी का गुडविल मिलता है। अगर आपने नहीं किया है CSR एक्टिविटी, तो डेफिनेटली आपको जो है कम्युनिटी का गुडविल नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कानून ने भी प्रावधान किया है। तो लोकल कम्युनिटी का गुडविल जीतने के लिए आपको CSR एक्टिविटी करना चाहिए। यस सर। इसके बाद की 2 केस स्टडी मिलती-जुलती इस प्रकार से कि आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिज़नेस था, लेकिन अमेरिका, यूरोप के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं, उस हिसाब से आपके ये जो फूड सैंपल हैं, वो रिजेक्ट हो चुके हैं। अब आपकी कंपनी, आप जो क्वालिटी इंस्पेक्टर या कंट्रोलर हैं यहाँ पर, तो ये कह रही है आप इसको सर्टिफ़ाई करके लोकल मार्केट में बेच दो, भले यूरोप में रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये घटिया क्वालिटी का माल है, ऐसा आपको लगता है, आप क्या करें? मतलब व्हिसल ब्लोअर जैसा कोई वाइब? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। यूरोप में यूजुअली, अमेरिका, यूरोप में जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं वो हायर लेवल है एज़ कंपेयर टू इंडिया। तो एक्सपोर्ट का माल रिजेक्ट हो गया कि इट डज़ नॉट कन्फॉर्म टू द फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन USA। लेकिन अगर वो इंडियन फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करता है, तो आप सर्टिफिकेशन लेकर के डोमेस्टिक मार्केट में ज़रूर आप उतार सकते हैं। बिकॉज़ अगर आपने देखा होगा कि दूध के में भी यही चीज़ें हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अगर आप मिल्क का देखें, तो विदेश में और इंडिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर न्यूज़ीलैंड में जाएँ, न्यूज़ीलैंड और इंडिया में बहुत अंतर है फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का। तो जो चॉकलेट आप खाते हैं, जो हनी आप खाते हैं, या जो आप दूध पीते हैं, वो न्यूज़ीलैंड में फ़ेल होगा।
लेकिन इंडिया के मापक को अगर वो मीट करता है तो आप मार्केट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हेरा-फेरी की, इंडिया के मापक को थोड़ा-सा मैनेज करके, मैनिपुलेट करके उसको अप्रूव करा के बेच रहे हो तो बिल्कुल अनएथिकल और इल्लीगल एक्ट है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके जो फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अगर सही रूप में अगर पास किया है तो फिर उसको माल बेचने में डोमेस्टिक मार्केट में कोई बुराई नहीं है। यस सर। इसके बाद दो लगभग आखिरी केस स्टडीज बच रही हैं सर। आप एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सीईओ हैं। पिछले कुछ क्वार्टर से आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। कंपनी के बोर्ड ने भी आपको सीईओ को अल्टीमेटम दिया है कि यू हैव टू डू समथिंग, वरना आपको नौकरी से हटाया जाएगा। अब आपकी एक राइवल वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मैनेजर आपके पास आता है कि मैं अपनी कंपनी की कुछ सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स या नए प्रोडक्ट्स की चीज़ें आपको दे दूंगा, तुरंत सब लाभ हो जाएगा और आप मुझे थोड़ी अच्छी सैलरी पर रख लीजिए। मतलब एक प्रकार से वो मीर जाफर बनना चाहता है। तो प्रश्न का थीम ये है कि क्या आप किसी मीर जाफर को नौकरी पे रखेंगे कि नहीं? ये थोड़ा टिकलिश क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं उस कंपनी का सीईओ तो मैं किसी मीर जाफर को अपनी कंपनी में जगह नहीं दूंगा। उसकी दो वजह है। एक तो उसका एक अनएथिकल एक्ट है और दूसरा है कि वो अगर वहां पे मीर जाफर रहा तो कल को आपके दूसरी साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के मेरे संग भी मीर जाफर का काम करेगा। तो ये प्रैक्टिकल रीजन है, लेकिन एथिकली वन शुड नॉट, ये विसल ब्लोइंग का काम नहीं है, ये मीर जाफर का काम है। तो विसल ब्लोइंग जो है पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है, तो ये यहाँ पर अपने प्राइवेट इंटरेस्ट पे काम कर रहा है। तो इस प्रकार के मैं प्रतिद्वंदी को मारना नहीं चाहूंगा। प्रतिद्वंदी को मारूंगा तो बाकायदा एथिकली कंपटीशन करके उसको जो है बेटर क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस में compete किया जाएगा, नॉट थ्रू दीज अनएथिकल एक्ट्स। सर आखिरी प्रश्न बचता है। आप की कंपनी का एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। रात को पार्टी थी और आप दोनों एक ही कार में जा रहे थे, वो ड्राइव कर रहे थे। गाड़ी थोड़ी तेज चल रही थी और एक्सीडेंट हो गया। आप अकेले उस वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। अगर आप सच बोलेंगे तो आपके ये जो क्लाइंट है वो जेल जाएंगे और उनके जेल जाने से उनके भी जो सारे ऑर्डर्स हैं और आपको जो पेमेंट आ रहे हैं वो रुक सकते हैं। तो आप सच्ची गवाही देंगे या नहीं? इसमें भी बड़ा क्लियर आंसर है। सच्ची गवाही इज एथिकल एक्ट और सच्ची गवाही नहीं देना इज अ करप्ट एक्ट। यहाँ तो एथिकल और करप्शन के बारे में बिल्कुल सीधी और क्लियर रेखा है कि अगर आपने सच्ची गवाही दी तो वो एथिकल है, उसमें आपका नुकसान हो सकता है, और अगर आपने सच्ची गवाही नहीं दी, झूठी गवाही दी, आपका फायदा हो सकता है, वो करप्ट एक्ट है, अनएथिकल एक्ट है। सर जब हम ये सोचे कि ये कंपनी के सीईओ के रूप में अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, इनके आर्थिक लाभ भी तो एक अपनी जिम्मेदारी है। तो ये ऊपर का एथिकल कंडक्ट कितना स्ट्रिक्ट होने चाहिए फॉर अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय वर्सेस एक सरकारी मैंने अधिकारी? आपसे ये कहा कि दिस इज प्राइवेट एक्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। तो क्या आपका दायित्व सिर्फ अपने मालिकों के लिए मुनाफा कमाना है, चाहे उसमें पब्लिक इंटरेस्ट कितना भी नुकसान हो जाए, या पब्लिक इंटरेस्ट को बगैर नुकसान किए अपने मालिकों के लिए आपको मुनाफा कमाना है? तो ये दो आचरण है, और आपका जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड है वो बड़ा क्लियर है कि पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड। लेकिन आपको पता है, इसलिए एथिकल एक्ट डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर आपने एथिकल एक्ट की राह फॉलो की तो उसमें आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सीईओ हैं। बाकी कंपनियों के मुकाबले आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन एक सरकारी टेंडर पास कराना है, उसमें वो आपसे रिश्वत मांग रहे हैं, सरकारी बाबू। अगर आपको वो टेंडर नहीं मिला तो आपको फैक्ट्री का एक यूनिट बंद करना पड़ सकता है, बहुत सारे लोगों की नौकरी जा सकती है। तो आप रिश्वत देकर ये टेंडर पास करवाएंगे कि नहीं? आप रिश्वत इसीलिए देंगे कि आपको टेंडर मिलेगा, तो ये तो करप्ट एक्ट है। और रिश्वत नहीं दे करके आपको टेंडर नहीं मिलेगा, ये सोच करके आप रिश्वत देंगे, तो ये क्लियरली करप्ट एक्ट है। मैं उस सिचुएशन पर कैसे काम करता, अभी तो आर्म चेयर होकर के मैं एक तरीके से बोल दूंगा कि हाँ मैं ऐसा काम करता, लेकिन ये डिफिकल्ट है। एथिकल एक्ट में हमेशा आप समझिए कि जब दो चॉइसेस हो, जो चॉइस अमूमन मोर डिफिकल्ट होता है वो एथिकल। अब ये उस समय आपका चॉइस है कि आप कौन सी राह अपनाएंगे। क्या आप उतनी बड़ी कॉस्ट देना पसंद करेंगे
वनस्पत की बगैर कॉस्ट दिए या लाभ लेकर के आप संतुष्ट रहना चाहेंगे, ये चॉइस आपका है। तो कितना आपको कष्ट होगा, कितना आपको नुकसान सहना पड़ेगा और कितना लाभ होगा, इसको आप वेइंग स्केल में सहेंगे तो एथिकल कॉन्डक्ट वही है जिसमें आप जो है जितना आप सैक्रिफाइस करें, जितना लाभ को छोड़ें और जितना कष्ट सहें, तो दैट इज द मोस्ट एथिकल कॉन्डक्ट। थैंक यू वेरी मच सर। तो मित्रों, यूपीएससी ने 2013 में जो नया सिलेबस मेंस के लिए लाया था, उसमें जीएस पेपर फॉर एथिक्स, उसकी 2013 से लेकर अब तक की ज़्यादातर केस स्टडी हमने कंप्लीट की। 2 थीम्स बचते थे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन के साथ जुड़ी, लेकिन सर ने हमें बहुत ज़्यादा समय दिया। ये जो बाकी है उसके लिए हम किसी और सेशन में सर से चर्चा और जारी रखने की कोशिश करेंगे। सर, कंक्लूजन में आप ये सब देखते हुए कुछ फाइनल वर्ड्स टू द एस्पायर। देखिए, फाइनल वर्ड में जो हमने आर्म चेयर आपको जो उत्तर दिया वो एक थ्योरेटिकल उत्तर है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको असली में सहना पड़ेगा। इट इज़ लाइक दिस थिंग कि कल क्रिकेट मैच हुआ, हम बैठ करके कह सकते हैं कि भाई इसको ऐसे कैच पकड़ लेना चाहिए, इसको इस बॉल को ऐसे फेस करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्रीज पर उतर के या बॉलिंग ले करके एक माइंड गेम होता है और आपको सही स्थिति में सामना करना पड़ता है और उसमें आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो एथिकल एक्ट भी वैसे ही है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप मजबूत होगे। और सिविल सर्विसेज में आपको एथिकल एक्ट्स की शायद कीमत देनी पड़े, लेकिन इतनी नहीं देनी पड़ती है जितनी कि शायद प्राइवेट सेक्टर में देनी पड़ती हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सीधा कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन हार्मिंग प्राइवेट इंटरेस्ट वर्सेस योर एथिकल कॉन्डक्ट। बट सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। पब्लिक सर्विस में आप प्राइवेट इंटरेस्ट को फ़ायदा पहुंचाने का एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट का प्रयास होता है और पब्लिक को पता भी नहीं होता ठीक से कि उनका हित किधर है किधर नहीं है। लेकिन ये चॉइस आपका है, निजी है, आपको जिसमें आप जितना अपने आप को ट्रेन करोगे उतना आप मजबूत हो। थैंक यू वेरी मच। प्रतीक सर, आप वोट ऑफ थैंक्स। Thank you very much, sir, for joining us in this session and very enlightening for us and also the students. आपके जो experiences थे वो आंसर्स के अंदर भी, मतलब जो कैंडिडेट्स होंगे जो मेंस अपीयर कर रहे होंगे और भविष्य के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत काम में आएंगे। तो दोस्तों, सर ने कहा कि इट इज़ ऑलवेज द डिफिकल्ट पाथ एंड दैट विल बी द एथिकल पाथ अराउंड। और सर ने जैसे बताया कि हमें पब्लिक इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखना है, तो इवेंचुअली हम नेशन बिल्डिंग की जो परिभाषा देखते हैं उसमें भी यही है, और आप भी पब्लिक सर्विसेज के अंदर ही जाने की आप तैयारी कर रहे हो। तो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अराउंड एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर वन मोर सेशन विद सर एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल द लर्नर्स एज वेल। विल सी यू इन वन मोर इंटरेस्टिंग सेशन। जी, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले अपडेट्स और सेशन आपके मिस ना हो जाए। लेट्स क्रैक इट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी एंड मुनाल जी। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। हाँ, तो मित्रों, अशोक खेमका साहब के साथ हमने यूपीएससी के सभी एथिक्स के पेपर्स की केस स्टडी सॉल्व की 2013 से लेकर 25 तक, माइनस आईपीएस, क्योंकि पुलिस वाली जो केस स्टडीज पूछी गई, मेरी इच्छा है कि एक आईपीएस अधिकारी के साथ उसका डिटेल सेशन हो, वो भी आपको इसी चैनल पर भविष्य में मिलेगा। और ये पूरा मटेरियल सर के जवाबों के हिसाब से हमने डॉक्यूमेंटेशन करके जो पीडीएफ टूलकिट बनाई है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और यदि आप केवल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम का आपने सब फिनिश कर दिया है, तो अनअकैडमी का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसमें न केवल टीचर्स के लाइव लेक्चर्स होंगे बल्कि टॉपर्स भी लाइव आंसर राइटिंग सेशंस करने वाले हैं। और इसके साथ जो आपको मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसमें आप जवाब लिखते हैं तो विद इन 48 आवर्स में आपका पेपर चेक हो जाए, आपको फीडबैक मिल जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। ऐसा वर्कफ्लो हमने बनाया है। यूज़ द डिस्काउंट कोड munal.org ताकि केवल 9999 में आपको ये पूरी एक्सेस मिलती है। हालांकि अनअकैडमी के जो एग्जिस्टिंग प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स हैं, इनको ये अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उनके सब्सक्रिप्शन में इसमें से ज़्यादातर चीज़ें अनलॉक हो जाती हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.